Yeah. So let's study second unit. Second unit is about problem and hypothesis. अभी तक हम रिसर्च को समझ रहे थे, गोल्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या स्टेप्स हैं रिसर्च में. ठीक है, अब हम डायरेक्टली समझो कि हम जो हमारा स्टेप 1 था, वो अभी तक हमने नॉट स्टेप 1 नहीं कहूँगी मैं उसको, अभी तो रिसर्च ही समझ रहे थे कि हम रिसर्च होती क्या है, कैसे होती है. नाउ जो मेन स्टेप है वो यही है ना कि प्रॉब्लम हम कैसे प्रॉब्लम को कैसे स्टेट करें, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कैसे करें, प्रॉब्लम एक्चुअली में होती कैसे हैं, प्रॉब्लम को मैनिफेस्ट कैसे करें. ठीक है ना, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें कंसिडर करनी चाहिए वाइल वी सेलेक्ट द रिसर्च प्रॉब्लम. ठीक है ना. एंड देन हम पढ़ेंगे हाइपोथेसिस, जो कि हमने फर्स्ट ईयर में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है. ओके, वही है ऑलमोस्ट. नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, और ये सारी चीज़ें हैं. देन हाइपोथेसिस टेस्टिंग हम पढ़ेंगे. काफ़ी सारी चीज़ें हैं इस यूनिट में, तो इसको टाइम लगेगा थोड़ा सा कवर होने में. तो लेट्स स्टार्ट विद ऑब्जेक्टिव्स. पहले ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या क्या हम समझने वाले हैं इस यूनिट को पढ़ने के बाद. तो सबसे पहले हम समझेंगे कि आइडेंटिफाई some of the problems that one encounters while trying to do reliable and valid research. ठीक है ना, ये हमको क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं जब हम जब भी हम रिसर्च करने जाते हैं. ओके, और हमारी जो भी रिसर्च है वो रिलायबल होनी चाहिए और वैलिड होनी चाहिए. ओके, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं. देन कैसे हम आइडेंटिफाई करें रिसर्च प्रॉब्लम को, ये रिसर्च प्रॉब्लम है. ठीक है, और कैसे हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट फॉर्मुलेट करें, और कैसे हम रिसर्च प्रॉब्लम को मैनिफेस्ट कर सकें. ओके, देन हम समझेंगे हाइपोथेसिस क्या होता है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैसे हम हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करते हैं, क्या क्या डिफिकल्टीज आती हैं वाइल फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, एंड कौन से टाइप्स के हाइपोथेसिस होते हैं. एंड एट लास्ट वील डिस्कस सम एरर्स इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग. ठीक है, और हम पढ़ेंगे वन टेल, टू टेल टेस्ट एंड डिस्क्रिप्टिव रिसर्च. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं. ठीक है, इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है देख लेते हैं. सो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी इनटू द रियल्म ऑफ ह्यूमन माइंड. A scientific quest for understanding will be the foremost in our journey. We want to know why we think, we feel, and why we behave as we do. क्यों हम कर रहे हैं. तो ये क्यों का जवाब जब हम ढूंढेंगे तो हम कैसे ढूंढेंगे, जब हम रिसर्च करेंगे. ठीक है ना, कि हम किसी एक सिचुएशन में तो अलग तरीके से बिहेव करते हैं, बट इन अनदर सिचुएशन वी बिहेव इन अनदर मैनर. तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो ये क्यों जब भी कहीं पे भी आता है यही प्रॉब्लम को अराइज करता है, और इसी से हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनता है. ओके, सो व्हेन इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी और इन एनी फील्ड, अगर वो फील्ड साइंटिफिक है तो हमको साइंटिफिकली सारी चीजें प्रूव करनी होती हैं. फॉर दैट पर्पज वी यूज व्हाट, रिसर्च. ठीक है, वी डू रिसर्च. सो अब यहाँ पे उन्होंने और भी चीज़ें दी हुई हैं. द रेंज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी इज़ वेरी वाइड. हर फील्ड में जो एप्लीकेशंस है साइकोलॉजी की वो यूज़ होती हैं. हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था ना, स्कोप जो है साइकोलॉजी का हर फील्ड में है. राइट. तो कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि हम अगर भूल रहे हैं तो हम क्यों भूल रहे हैं, व्हाट आर द रीजंस ऑफ फॉरगेटिंग, या व्हाट आर द कॉजेज ऑफ फॉरगेटिंग. ओके, या हम अगर मेमोराइज कर रहे हैं किसी चीज को, या हम अलग तरीके से परसीव कर रहे हैं, सबका परसेप्शन अलग अलग है, तो वो कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट इसके बारे में रिसर्च करेंगे. ओके, द ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट किसको रिसर्च करेंगे, एम्प्लॉयज के जो भी बिहेवियर है. ओके, तो उनको स्टडी करेंगे. ओके, देन हेल्थ साइकोलॉजिस्ट जो है वो स्टडी करेगा कि क्या एक रिलेशनशिप है बिटवीन स्मोकिंग बिहेवियर. स्मोकिंग जो है वो भी एक बिहेवियर है हमारा, जो हम रेपिटेटिव जो भी स्मोकर्स हैं वो रेपिटेटिवली क्या करते हैं, स्मोक करते हैं, तो वो एक बिहेवियर है उनका. तो उसका क्या रिलेशनशिप है विद कोरोनरी हार्ट डिजीज. ओके, सो ये देख रहे हैं हम कि कितना ज़्यादा वाइडली एप्लीकेशंस होती हैं साइकोलॉजी की. ओके, सो ये सारी चीज़ें हैं इसमें. लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉब्लम. प्रॉब्लम होता क्या है, नेचर क्या है प्रॉब्लम का, मतलब क्या है प्रॉब्लम का. So a scientific inquiry starts when a research has already collected some information, knowledge, and that knowledge indicates that there is something we do not know.
अब प्रॉब्लम अराइज होती किससे है? प्रॉब्लम अराइज होगी जब आपको ऑलरेडी थोड़ी बहुत नॉलेज होगी उस फील्ड में, है ना? वहीं से प्रॉब्लम आएगी। जैसे राइट नाउ वी आर स्टडिंग साइकोलॉजी, है ना, हमको थोड़ा बहुत नॉलेज है, तभी वहीं से हम देखेंगे कि क्या ऐसी चीज है जो मुझे रिसर्च करनी चाहिए, जिसके बारे में हम बिल्कुल नया कुछ तो आउट ऑफ द वर्ल्ड तो कुछ नहीं ले आएंगे, है ना? हम कुछ लाएंगे तो उसी फील्ड में से ना, अगर हमें साइकोलॉजी की फील्ड में अगर रिसर्च करनी है या किसी भी फील्ड में रिसर्च करनी है, देन वील फिगर इट आउट कि क्या ऐसा है जो छूट रहा है या क्या ऐसा है जो मुझे करना चाहिए, ठीक है ना? It may be that we simply do not have enough information to answer a question, or it may be that the knowledge that we have is in such state of disordered form कि knowledge तो है पर disordered है ना? हमको उसको सही फॉर्म में लेके आना है कि बिल्कुल एक्यूरेटली प्रॉब्लम का आंसर सोल्यूशन हमको मिल जाए। ओके, तो ये होती है, इस तरीके से प्रॉब्लम अराइज होती है। The formulation of the problem is especially important as it guides us in our inquiry. पहले जब तक प्रॉब्लम ही नहीं है हम आइडेंटिफाई करेंगे, तब हम आगे कैसे बढ़ेंगे? ओके, सो प्रॉब्लम है क्या? अकॉर्डिंग टू टाउनसेंड, इन्होंने बोला कि प्रॉब्लम जो है इज अ क्वेश्चन प्रपोज्ड फॉर सोल्यूशन। किसी सोल्यूशन के लिए हमको प्रॉब्लम, प्रॉब्लम जो है वो क्वेश्चन ही है सोल्यूशन का। मतलब थोड़ा सा देखने में सुनने में अजीब लग रहा है, बट इट इज वेरी सिंपल, मतलब इंटरेस्टिंग भी है इवन, कि किसी चीज का हल निकालने के लिए हमको पहले उसका सवाल करना पड़ेगा कि सवाल क्या है, तभी हम उसका सोल्यूशन निकाल पाएंगे। ओके, अकॉर्डिंग टू कर्लिंगर, अ प्रॉब्लम इज एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऑफ स्टेटमेंट दैट आस्क। ये हमेशा, क्योंकि हमने जब देखा है ना कि प्रॉब्लम होनी किस तरीके की चाहिए, इट शुड बी इंटेरोगेटिव ऑलवेज, ठीक है? प्रॉब्लम हमेशा इंटेरोगेटिव होना चाहिए, वो क्वेश्चन फॉर्म में होना चाहिए, वो कुछ क्लेम करती हुई नहीं होना चाहिए, है ना? तो ये होता है प्रॉब्लम। अब कर्लिंगर ने यही बोला है कि जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि व्हाट रिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है? आपका कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसमें नॉइस का परफॉर्मेंस पे क्या रिलेशनशिप है, पास्ट एक्सपीरियंस का हमारी प्रेजेंट मेंटल हेल्थ पे क्या रिलेशन है, तो ये सारी चीजें हैं। देन ये हो गया आपका नेचर एंड मीनिंग ऑफ प्रॉब्लम। देन स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, in order to be able to seek answers to question, it is important to know what exactly the questions are, है ना? हम आंसर कभी भी, अगर आप खुद सोचो, यू आर राइटिंग सम एग्जाम, और आंसर आप तभी तो लिख पाएंगे ना जब हमें क्वेश्चन की क्लियरिटी हो कि क्वेश्चन क्या है, उसके अकॉर्डिंगली हम आंसर करेंगे। अगर क्वेश्चन ही सही नहीं है तो आंसर कैसे सही हो जाएगा, राइट? तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि क्वेश्चन सही तरीके से क्लियरली स्पेसिफिकली मेंशन्ड हो। ओके, सो द problem can be described as a statement that is interrogative in nature and focuses on the objective and purpose of the research। क्या किस टॉपिक पे रिसर्च करनी है, क्या पर्पस है रिसर्च करने का, क्या ऑब्जेक्टिव है रिसर्च करने का, ठीक है? So the problem necessarily manifest when a researcher finds a gap in the knowledge related to the subject area, right? अभी तक हम यही पढ़ रहे हैं जब से, when the results obtained after several research on a certain issue or problem are contradictory, then indicating needs for further research in order to rest the contradictions, and also when a fact needs to be scientifically explained। एक तो ये है कि हाँ नॉलेज में गैप है, या अगर कोई आंसर्स तो हैं हमारे पास बट वो कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, अभी भी क्लियरिटी नहीं है, तब हम दोबारा से उस पर रिसर्च करेंगे उस सेम टॉपिक पे, ताकि ये कॉन्ट्राडिक्शंस जो भी हैं वो सब हम क्लियर आउट कर दें, ब्रश अप कर दें। ओके, so the problem is always stated in the question form, that is what is the relationship between work environment and employee performance। इस तरीके की जनरली साइकोलॉजी की फील्ड में इसी तरीके की रिसर्चेस होती हैं, ठीक है? इसी तरीके के प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स होते हैं। सो कुछ क्राइटेरियाज बताए हैं कर्लिंगर ने कि जब आपको कोई अच्छा प्रॉब्लम स्टेटमेंट देना होता है तो ये 3 क्राइटेरिया होना चाहिए। सबसे पहला क्या, कि कोई प्रॉब्लम जो है आपकी, वहाँ उसमें रिलेशनशिप होना चाहिए बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल्स। ओके, देन इट शुड बी स्टेटेड क्लियरली, कुछ ऐसा नहीं है कि एम्बिग्यूटी समझ में ही नहीं आ रहा है ना? तो क्लियर वे में लिखना है, क्लियर मैनर में लिखना है, स्पेसिफिक मैनर में लिखना है।
और प्रॉब्लम ऐसी हो जो साइंटिफिक टेस्टिंग के लिए हम उसको यूज़ कर पाए। ओके, अब प्रॉब्लम ही मैंने ऐसी लिख दी कि मरने के बाद भगवान या ऊपर वाला हमारे साथ क्या करेगा। अब भाई उसके लिए तो अगर पार्टिसिपेंट्स भी हम ले रहे हैं तो हमको मुर्दों को लेना पड़ेगा ना, है ना। समवन वाज ऑलरेडी डाइड, तो हम कहाँ से लेके आएंगे पार्टिसिपेंट्स। तो ऐसा ऐसा हमको प्रॉब्लम स्टेटमेंट होना चाहिए हमारा, जिस पे हम साइंटिफिक टेस्टिंग रिसर्च हम कर पाए। ओके, तो ये कुछ क्राइटेरियाज हैं which should be followed when we plan to when we plan to do research, and it should be done in clear manner. Then I hope everything is clear till now.